गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स को एक्चुअली में एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स किसका अरेंजमेंट? तो नंबर का। कहाँ पे? तो ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप हेडिंग दे दीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कल के लेक्चर के बारे में बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि सर जो लेटर लिखा हुआ है वो बोल्ड नहीं है, तो मैं तो बोल के भी लिखा रहा हूं। और इस सिचुएशन में इस तरीके का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, वही अभी बहुत है, क्योंकि सारी फैसिलिटी अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आप लिखते जाइए मेरे बोलने के साथ साथ। इसमें सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखिए। ए मैट्रिक्स is said to be row matrix if it has only one row. A matrix is said to be row matrix if it has only one row. इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक मैट्रिक्स में, अगर किसी एक मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा A B C, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? तो 1 2 3। इसका जो ऑर्डर हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 1 क्रॉस 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1 है, इस वजह से इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए। इस मैट्रिक्स में भी रो एक ही है, कॉलम कितने हैं? तो 4। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में लिखिए कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी column matrix if it has only one column, यानी कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, जैसे कि ये देख लीजिए पाई ई ओ। इस मैट्रिक्स में आपको रो कितने हो गए? तो 1 रो 2 रो 3 रो, और यहाँ कॉलम कितने हैं? तो सिर्फ 1, यानी इसका ऑर्डर हो गया आपको 3 क्रॉस 1। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा तीसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में नोट कीजिए कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if number of rows is not same as
number of columns. यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? तो नो, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके रो कितने हैं? तो 1 2 3 और फिलहाल कॉलम कितना है? तो 1 2 और 3। तो इस वजह से ये अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक और कॉलम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जाके इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 3 क्रॉस 4। कहने का मतलब इसमें 3 रो है और कितने कॉलम है? 4। तो दोनों इक्वल नहीं है, 3 और 4 बराबर नहीं है। इस वजह से इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पाई ई ओ 1 2 3, यहाँ पे आपको रो हो गए 2 और कॉलम हो गए 3। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद रेक्टेंगुलर के जस्ट बाद हमें लिखना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन नोट करिए। ए मैट्रिक्स is said to be a square matrix if number of columns is same as number of rows। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का वो हो गया, रो हो गया आपको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि 3 रो हो गए, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। रो और कॉलम के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग डिटरमिनेंट टॉपिक में जानिएगा। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 3 क्रॉस 3। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी में दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये इसका भी ऑर्डर क्या है? तो 3 क्रॉस 3। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एक चीज और आपको जानना जरूरी है, जैसे कि ये आप लोग समझ रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। लेकिन इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। या प्रिंसिपल डायगोनल। और मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इसी डायगोनल का यूज किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक डायगोनल है और इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल। और मैट्रिक्स में इसका यूज नहीं होता है। तो यार ये सबसे पहले आप ये 4 जो टाइप्स हैं इसको नोट कर लीजिए।
चौथे पॉइंट के बाद आप पांचवा पॉइंट लिखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, यानी कि सबसे पहले जो हम लोग 3-4 टाइप पढ़े हैं उसमें लिखते थे मैट्रिक्स इज सेड टू बी, लेकिन यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ। इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आपको चौथे टाइप यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बता दिए थे कि ये हो गया हमारा लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, और इसी डायगोनल का मैट्रिक्स में हमारा यूज होता है। तो ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट, और इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो 3x3, यानी कि स्क्वायर भी हुआ और डायगोनल भी हुआ। दूसरा एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। यानी कि ये आप डायगोनल एलिमेंट पहले लिख लिए, इसके बाद जितने सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा आपको 0 के बराबर। इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो 4x4। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में 2-3 चीज आपको और जानना है। सबसे पहला चीज, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर ये जो आप डायगोनल एलिमेंट लिखे हैं क्या ये 0 हो सकता है, तो नहीं। आप कभी भी इस डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल मैट्रिक्स में 0 नहीं लिखिएगा। यानी कि आपको हम लिख के यहाँ पे दे देते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि नो एलिमेंट्स या नो हाँ ये भी लिख सकते हैं, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल is 0 in a diagonal मैट्रिक्स। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। पहले नोट के बाद दूसरा नोट है आपका कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर कैन बी written as
DIAG A11, A22, A33 डॉट 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 AN। कल के लेक्चर में हम लोगों ने आपको n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना बताया था। वहीं पे अगर स्क्वायर है तो रो और कॉलम का सेम होना चाहिए। तो उसी में अगर हमारा n क्रॉस n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने अभी लिखा हुआ है, ये 3 क्रॉस 3 और ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहीं पे हम लोग 1 0 0 0 2 0 0 0 3 को, इसी मैट्रिक्स को यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DIAG डायगोनल का शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पे आप जो डायगोनल एलिमेंट है 1 2 3 उसको इंडिकेट कर दीजिए। यही जो आपका दूसरा एग्जांपल है, ये पहला एग्जांपल वाला हो गया, और यहाँ दूसरा एग्जांपल क्या है यहाँ पे, तो पाई ई एक्स और वाई। इसके अलावा तो टोटल एलिमेंट आपका 0 ही रखना है, तो 0 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 0। तो सबसे पहले हम 4 क्रॉस 4 यानी कि 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए, और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं DIAG पाई ई एक्स वाई। तो ये भी एक तरीका है डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड मिनिमम number of zero in a diagonal matrix. In a diagonal matrix of n order. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें कितने जीरो आएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। ये एक कितने ऑर्डर का 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 जीरो। ये 4 ऑर्डर का है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 12 यानी कि टोटल कितने जीरो है 12। तो यही अगर n ऑर्डर का हुआ, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो शुरुआत करेंगे A11 से, फिर यहाँ पे आता A12, लेकिन आपको तो अच्छे से समझाए हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ भी 0 और लास्ट तक आपका ये जाते जाएगा क्या, तो 0। ये आपका पहला रो कंप्लीट हुआ। सेकेंड रो 0 A22 फिर 0 कहाँ तक, तो 0 तक। फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, A33 कहाँ तक, तो 0। और ये लास्ट में 0 0 0 0 यानी कि ये एक आपको n ऑर्डर का, n ऑर्डर कहने का मतलब n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे कि आते हैं सबसे पहले, ये हमारा हो गया डायगोनल एलिमेंट, इसको अच्छे से समझना है। इस डायगोनल एलिमेंट के जितना जीरो ऊपर है अपर साइड में, उतना ही लोअर साइड में भी। तो हम किसी भी एक साइड का काउंट कर लेते हैं। तो नीचे लोअर साइड का हम लोग काउंट कर रहे हैं अभी। तो लोअर साइड अगर देखा जाए तो पहला रो में आपको एक भी जीरो नहीं हुआ, इसको हम लोग इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ एक भी जीरो नहीं। इस सेकेंड रो में हमारे पास कितना जीरो आ गया, कितना
1 आया ना। थर्ड रो में कितना 2, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ रो में कितना आएगा 3। क्लियर? पहला रो में कितना 0 है तो 0, एक भी 0 नहीं है। दूसरा रो में 1, तीसरा रो में 2, तो चौथा रो में कितना 3, और ये टोटल nवां रो है। तो लास्ट रो में आपका जो टोटल नंबर ऑफ 0 हो जाएगा वो हो जाएगा कितना n-1। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ 0 यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ 0 बराबर, तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहां तक n-1 तक, और इसी को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो हम लोअर पार्ट का कैलकुलेट किए हैं, जितना लोअर उतना ही अपर पार्ट का। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 10th में आप लोग एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, उसके हेल्प से भी इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये किस चीज में है। तो एपी में किस चीज में है, एपी जान रहे हो सबको। यहाँ फर्स्ट टर्म प्रथम पद a तो 1 है, अंतिम पद l तो n-1 है, और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है कितना, तो 1 ही है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या कितना है तो n-1 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है n/2, तो n/2 फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो n-1, यही हमारा क्या हो गया तो आंसर। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया n × n-1। यानी कि अगर आपसे n ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का पूछा जाए कि टोटल कितने मिनिमम नंबर ऑफ 0 होंगे, तो हो जाएगा n × n-1। यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि n ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स बनाने में टोटल मतलब कि अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने डिजिट का यूज किया जा सकता है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसी के बेस पे जो हमने अभी कैलकुलेट किया, इसी के बेस पे हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारा सही आया या नहीं आया। जैसे कि यहाँ देखिए 3 ऑर्डर के लिए, कितने ऑर्डर के लिए 3 ऑर्डर के लिए, तो अकॉर्डिंग टू 3 ऑर्डर फॉर्मूला के बेस पे आपका आंसर हो जाएगा 3 × 3-1, यानी कि 3 × 2, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। हम लोग कैलकुलेट तो पहले कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ 0 यहाँ कितना 6। 4 के लिए भी देख लेते हैं, 4 ऑर्डर के लिए, 4 ऑर्डर में तो 4 और यहाँ हो जाएगा 4-1, ये हो जाएगा 4 × 3 कितना 12। आप वहां पे गिन सकते हैं। तो टोटल कितने हैं आपको 12 है। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, नोट करिए आप लोग, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंट्रीज ऑफ ऑर्डर n इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अगर n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर n ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इंट्रीज यानी कि यहाँ पे कितने अंक हम लोग इंट्री करा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले n ऑर्डर का हम लोगों ने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख लिया। अब एक चीज देखिए, ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा अबव और बिलो सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक है, वो है 0। ये टोटल भी 0 और ये टोटल भी 0, यानी कि इन अंक के अलावा सिर्फ एक अंक आएगा, वो कौन सा, तो 0। तो इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इस n × n ऑर्डर में जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं, तो n। तो आपसे तो पूछा, मिनिमम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम पूछा जा रहा है कि अधिक से अधिक कितना एंट्री हो सकता है। तो टोटल ये जो अंक हो जाएगा वो हो जाएगा n। कितना हो जाएगा n, क्योंकि आप जैसे कि अभी एक 3 ऑर्डर का एग्जांपल लिखे थे ना, कि अगर मान लो 1 2 3, यहाँ पे आपका हो गया 0 0 0 0 0 0। जैसे इसमें इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा क्या है, ऊपर भी 0, अबव भी 0, बिलो भी 0,
1 2 3। तो कोई क्वेश्चन करेगा सर अगर मान लीजिए यहाँ 2 ही लिख दे तब तो दिक्कत हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी जो टोटल अंक हैं वो एक 1 यूज हुआ है, एक 0 यूज हुआ है और एक 3 यूज हुआ है, तो टोटल 3 अंक हुए। तो हम तो आपसे मिनिमम नहीं पूछ रहे, हम तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे भी डिफरेंट रखना ही पड़ेगा। तो टोटल कितने 1 2 3 और इनके अलावा एक 0, तो टोटल हम मैक्सिमम इंक्रीज जो यहाँ हो सकता है वो हो सकता है 4। उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिजिट है n और इसके अलावा सिर्फ है 0, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रीज जो n ऑर्डर के लिए होगा वो कितना हो जाएगा आपका n+1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब जैसे देखिए ये डायगोनल आपका 5वां नंबर था, अब आपका 5वां नंबर था, अब 6th नंबर, 6ठा नंबर जस्ट डायगोनल से रिलेटेड आता है आपको स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के में लिखिए कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar if all its principal, if all its elements of principal diagonal, if all its element of principal diagonal are equal, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप हो गया, एक खास पार्ट हो गया डायगोनल मैट्रिक्स में। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पार्ट इक्वल हो, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट आता है वो इक्वल हो। जैसे कि यहां देखिए ये तो एक ऑर्डर का हो गया 1x1 ऑर्डर का, ये 2x2 ऑर्डर का, एक और पहले लिख लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। ये हो गया आपको 3x3 ऑर्डर का। तो ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है वो टोटल सेम होना चाहिए, किसके लिए स्केलर के लिए। कोई अगर पूछेगा सर क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, तो एकदम कहलाएगा। क्या ये स्केलर, तो हाँ स्केलर भी, और स्क्वायर तो है। अब इसी चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं DIAG, ये डायगोनल में आपको बताया गया है 4, 4, 4। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं DIAG 2, 2। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं DIAG 1। जस्ट स्केलर के बाद नेक्स्ट 7वां पॉइंट है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी स्टार्ट डायगोनल से, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be unit matrix if all element of, if all element of
प्रिंसिपल डायगोनल इज यूनिट यानी कि 1। अगर टोटल का टोटल प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 के बराबर हो जाए तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में एक ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं तो सिंपल ये हो जाएगा 1। अगर दो ऑर्डर का देखते हैं ये हो जाएगा 1 0 0 1। और अगर तीन ऑर्डर का देखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस यूनिट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is denoted by कैपिटल I या इसी के नीचे इसका ऑर्डर लिख देंगे। यानी कि अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग इस तरीके से इंडिकेट यानी कि डिनोट करेंगे। यानी कि अगर ये है तो या तो आप इसको I लिख दो सिंपल, या आप इसको I3 भी लिख सकते हो। या तो I3 लिखो या क्या लिखो I। इसको भी आप I लिख सकते हो या I2 लिख सकते हो। इसको भी आप I लिख सकते हो या I1 लिख सकते हो। बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर समझेंगे कैसे कि अगर हम मान लीजिए ये भी आए ये भी आए ये भी आए तो समझेंगे कैसे क्वेश्चन में कि कौन सा वाला ऑर्डर लेना है। तो देखिए अगर आप किसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स में सोल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2×2 यानी कि 2 ऑर्डर, तो वहां पे आप ये वाला यूज कीजिएगा आई के बाद आई के जगह पे, या फिर अगर 3 ऑर्डर का है तो आप ये यूज कीजिएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। इसको आप नोट कीजिए। साथ के बाद 8वां पॉइंट है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है कि सिंगल यानी कि इसमें सिंगल एलिमेंट होने चाहिए। तो ए मैट्रिक्स is said to be singleton matrix if it has only one element। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया सिंपल में ए, या मान लीजिए लिख दिया 4। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। इसको नोट कीजिए। कितना 8 नंबर हो गया था। 9th नेक्स्ट आपका है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखिए कि ए मैट्रिक्स is said to be triangular matrix if all elements above या below above या below the principal
डायगोनल इज 0। कहने का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एबव वाला टोटल एलिमेंट या बिलो वाला टोटल एलिमेंट 0 के बराबर हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एबव वाला टोटल का टोटल एलिमेंट क्या है, 0 है। या एक और एग्जांपल लेते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट है वो किसके बराबर है, 0 के। तो ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये भी दो तरीके का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो हम लोग ऐसे समझेंगे कि देखिए अगर एबव वाला पार्ट 0 है तो एक लोअर में यानी कि बिलो में एक ट्रायंगल टाइप फॉर्म हो रहा है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सिमिलरली ये हो जाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस 9th टाइप के बाद एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस in a triangular matrix of order n। यानी कि अगर n ऑर्डर का कोई एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, तो वहां पे टोटल जीरो कितने होंगे, मिनिमम कम से कम। जैसे यहाँ देख लीजिए 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का है तो टोटल मिनिमम जीरो कितना है, 1 2 3। 4 ऑर्डर करेगा तो डिफरेंट होगा। तो उसी प्रकार अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले कोई भी हम एक अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो एक n ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहे हैं, A11 A12 A13 A1n, फिर यहाँ पे 0, यहाँ A22 A23, लास्ट में A2n, 0 0 A33 A3n, A0 0 0 और लास्ट में यहाँ हो गया AN। तो सबसे पहला चीज ये n ऑर्डर का एक लोअर कौन सा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि ऊपर में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, बिलो वाला टोटल क्या है, 0। ये हो गया आपका कौन सा डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो का टोटल एलिमेंट 0 होता है, तो उसको कौन सा, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कम से कम इसमें कितना 0 है। तो देखिए जैसे कि ये पहला रो है, तो पहले रो में आपको क्या एक भी 0 दिख रहा है, तो नहीं, पहला रो में टोटल 0 तो 0। दूसरे रो में कितना 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ 1। इसी प्रकार तीसरे रो में कितना 0, तो 2। इसका मतलब चौथा जो होगा उसमें 3 होगा और लास्ट वाले में जो हमारा टोटल 0 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n-1। यानी कि आपके पास यहां जो पूछा जा रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको क्या कीजिए 1 से लेके n-1 तक को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहां तक, n-1 तक। फिर से सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने आज के ही लेक्चर में किया है, एपी का क्वेश्चन है। तो n/2 या n ही n-1 है, तो n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दो। लास्ट टर्म यहाँ n- क्या है, तो 1 है। इसको ऐड करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा n × n - 1/2।
तो ये हो गया आपको कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाता यहां मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट अंक यूज हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट अंक यूज हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डायगोनल वाले में पढ़ा था। मान लीजिए यहां एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड मैक्सिमम इंक्रीज, फाइंड मैक्सिमम इंक्रीज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑफ एन ऑर्डर, ऑर्डर हम लोग सेम लेके चल रहे हैं एन ऑर्डर, यानी कि अगर ये एन ऑर्डर का है, जैसे कि यहां देखो कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, कौन सा, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें कितना अंक यूज हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 और 0 लगा के कितना 7। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछा गया, अगर हम सबको सेम भी कर दे तो भी तो वही होगा, तब तो वो मिनिमम डिजिट हो जाएगा 2। तो ये नहीं हमसे पूछा था, हमसे पूछा था कि मैक्सिमम कितने एंट्री आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिर से एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, A11 A21 A31 AN1, यहाँ A22 A32 AN2, फिर यहाँ A33 AN3 और लास्ट में हो जाएगा AN, यानी कि यहां पे हम लोगों ने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, इसका मतलब अपर पार्ट टोटल क्या हो गया 0। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम एंट्री हो सकता है, तो अच्छे से काउंट करते हैं। तो सबसे पहला चीज, इसके एबव सिर्फ एक एंट्री है, कौन सा 0, तो एक अंक वो फिक्स हो गया। इसके अलावा हम लोग ये वाला पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला रो है, तो पहला रो में यहाँ पे कितने एंट्री है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक है ना, यहाँ पे कितना अंक है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे n है ना, इन सबको जोड़ दो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रीज बराबर, आप 1 से लेकर n तक को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और इसको ऐड करने के बाद इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो 0। सबको पता है 1 से लेकर n तक के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो n इंटू n प्लस 1/2, 10 से पढ़ते जा रहे हैं और आगे यहाँ पे प्लस 1, या एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका n स्क्वायर ले लो प्लस n ले लो प्लस 2 ले लो, चलेगा, आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हो। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसी बेस पे हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर का, अगर मान लीजिए कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो मैक्सिमम एंट्री कितना हो जाएगा, n के जगह पे आप 3 रख दो, 3 प्लस 1/2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया आपको 3 इंटू 4/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपको कितना 3 2 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो आप पहले भी अच्छे से काउंट कर चुके हो, 1 2 3 4 5 6 और इनके अलावा सिर्फ कौन सा, तो 0। ये मैक्सिमम पूछा जा रहा था, मिनिमम नहीं। फिर से हम दोहरा रहे हैं इस चीज को कि बहुत बच्चा सोचेगा सर अगर यहाँ पे 2 ही लिख दे तब तो 7 नहीं होगा, तो यहाँ से मैक्सिमम पूछा जा रहा है, मिनिमम नहीं। मिनिमम पूछा जाता तो फिर अलग केस बनता। अब इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट 10th नंबर, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए ए मैट्रिक्स is said to be
horizontal matrix if number of rows is less than number of columns। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कम हो, किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 2 4 6 8 1 3 5 7। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रो हैं, रो हो गया आपको 3, 1 2 3, और कॉलम हो गया 1 2 3 और 4, यानी कि 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो गया। तो नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, तो रो का नंबर कम है किससे? कॉलम से। इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिमिलर इसी प्रकार का होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका क्या हो जाएगा? तो अपोजिट, उल्टा। उल्टा मतलब नंबर ऑफ रो जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? तो नंबर ऑफ कॉलम से। तो ए मैट्रिक्स is said to be vertical matrix if number of row is greater than number of columns। एग्जाम्पल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है 2, तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर हो गया। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर नल मैट्रिक्स। इसी नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नाम से ही पता लगता है ये कि टोटल का टोटल एलिमेंट जो होना चाहिए इस मैट्रिक्स में वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी null matrix if all its element is zero। यानी कि टोटल का टोटल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। तो क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, और इसको हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अगर एन ऑर्डर का है तो आप उसके जस्ट बिलो में ओ एन लिख दीजिए। एग्जांपल देख लेते हैं। 0 0 0 0, तो ये एक एग्जांपल हो गया कितने ऑर्डर का? तो 2 ऑर्डर का। आप इसको या तो ओ लिख दो या आप इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो। टोटल एलिमेंट इसमें जीरो होना चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर, जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये भी एक नल मैट्रिक्स होगा। इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। अब इसी चीज को ऑर्डर क्या इसका हो जाएगा? तो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3, तो ये हो गया आपको नल मैट्रिक्स। 12 प्रॉपर्टी 12 टाइप्स हो गए। अब 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर है आपका सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स,
तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ए मैट्रिक्स which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows या कॉलम्स। इसको अच्छे से समझिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जो एक गिवन मैट्रिक्स से ही ऑब्टेन्ड होता है। कैसे ऑब्टेन्ड होता है? तो किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को डिलीट करने के बाद, जैसे कि इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3 क्रॉस 4 का कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है। अब यहीं पे सब मैट्रिक्स अच्छे से समझिए, यहीं पे हम लोग ये पार्ट चुनते हैं, यानी कि हम लोगों ने पहला रो को डिलीट किया और पहला कॉलम और चौथे कॉलम को डिलीट किया। उसके बाद जो बच गया वो बच गया 3 4 7 8। तो इतना इज ए सब मैट्रिक्स of a given matrix A, यानी कि ये एक सब मैट्रिक्स हो गया किसका? तो गिवन मैट्रिक्स ए का। इसके बाद 14 नंबर हम लोग पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पहले बता देते हैं कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दे, तो डायगोनल एलिमेंट का जैसी चर्चा हो गया, ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर होना चाहिए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को अगर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका भी लिख लीजिए पॉइंट कि द सम ऑफ all elements of all diagonal elements of a square matrix. The sum of all diagonal elements of a square matrix is called trace of a matrix. It is denoted by अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है तो हम लोग या तो TRA या कैपिटल में TRA, यानी इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 4 5 2 3 7 -1 0 2। इस मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रेस बोला है, क्या बोला है? ट्रेस। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो 1 है, 3 और 2 है। तो 1 को 3 को 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना आंसर हो गया? 6। हाँ 6। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट 15 नंबर, और ये हमारा लास्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए
लेट ए कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि यहां पे हम लोग ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं। देन determinant of matrix A is formed by the elements of A and it is denoted by और इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स ए, सबसे पहला चीज जब भी हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है। एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो इसी चीज को जो एलिमेंट जहां अरेंज है उसी को उसी तरीके से अरेंज रहने देंगे और इसी नंबर से हम लोग एक और अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे इस तरीके का। इसी को हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग आएंगे डिटरमिनेंट पे। तो डिटरमिनेंट एक पूरा कंप्लीट टॉपिक ही है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। फिर भी मैट्रिक्स में भी हमें काफी टाइम डिटरमिनेंट के वैल्यू का जरूरत होता है, तो हम तब तक आपको फिलहाल एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि डिटरमिनेंट को हम लोग की ट्रिक के हेल्प से 5 से 10 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। पूरा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की जरूरत को पूरा करने के लिए छोटा सा ट्रिक बता दें। जैसे मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है, हमने पहले लेक्चर में आपको बता रखा है कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर का विद इन अ ब्रैकेट, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। लेकिन डिटरमिनेंट दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो हम अरेंज किए हैं ये डिटरमिनेंट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ये अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट है लेकिन इसी को हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए ट्रिक कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो और सेकंड रो को रिपीट कर देंगे। फर्स्ट रो क्या है तो 1 2 3, सेकंड रो क्या है 2 4 6। ये रिपीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके कितना तो 20, 2 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना 24, 3 2 6 को मल्टीप्लाई करके कितना 36। और इन सबको आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 80। इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए p। सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ भी इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 3 4 और 3 को, तो 36 24 20, ये भी ऐड करके 80 ही आया। इसको हम लोग q मान लेते हैं। ये जो डिटरमिनेंट है, कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 2 4 6 3 4 5। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा p माइनस क्यू, यानी कि इसका वैल्यू होगा p माइनस क्यू। p कितना तो 80, q कितना तो 80, 80 माइनस 80 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। डिटरमिनेंट हम बार बार कह रहे हैं कि इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ट्रिक बताएं तो एक और छोटा सा ट्रिक हम बताते हैं। ये यूजफुल है, इसको याद रखिएगा अच्छे से कि अगर मान लीजिए ए बी सी ए सी ए बी एक डिटरमिनेंट दे दिया और बोल दिया कि आप इसका जो है ना वैल्यू निकालो। बस छोटा सा ट्रिक है, तो इसको आप
आपस सॉरी पहले तो आप पहला रो ए बी सी, दूसरा रो बी सी ए को क्या करोगे तो रिपीट करोगे। रिपीट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका ए बी सी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो गया आपका ए बी सी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो गया आपका ए बी सी, यानी कि आपका यहाँ वैल्यू हो गया 3abc। सिमिलरली आप यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हो इस तीनों को गुना करने के बाद सी क्यू, इस तीनों को गुना करने के बाद ए क्यू, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बी क्यू, तो इधर हो गया आपका क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। और आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हमने बताया तो p माइनस क्यू, तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक का जरूरत आपको बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने में फायदेमंद होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग बस यही कंप्लीट करते हैं। अभी तक जो आपको हम पढ़ाए हैं उस बेस पे एनसीईआरटी या केसी सिन्हा या अगर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल बनाते हो या आर एस अग्रवाल बनाते हो तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा कि हम अपने बच्चों के लिए ग्रुप बना दिए हैं, उस ग्रुप पे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी तक जो आपका टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन जो कि आईआईटी लेवल का हो वो नहीं आता है, तो इसीलिए अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं हम लोग। धीरे धीरे उस लेवल के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे और जैसे ही कंप्लीट होता है एक निश्चित टॉपिक के बाद हम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चन दिया करेंगे ताकि आप घर बैठे बुक न होने की वजह से जो क्वेश्चन नहीं बना रहे तो आप उस क्वेश्चन सबको करोगे और जो दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।